Hello student, welcome to our channel Simplified Chemistry। चलो फटाफट ज्वाइन कर लो सेशन को एंड गिव मी योर अटेंडेंस फास्ट। वेलकम वेलकम ऑल, यस वेलकम। फटाफट ज्वाइन कर लो सेशन। सो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड अगले 6 लेक्चर में हमने बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं एंड स्पेशली लेक्चर नंबर 6 के अंदर एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है एंड वो बहुत ही आसान बना दिया था मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझा के एंड होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया फिर से वीडियो देखो, डेफिनेटली गारंटी है समझ में आ जाएगा। ओके, तो सब कैसा है? बढ़िया हालचाल। प्लीज़ टेक केयर इन दिस क्वारंटाइन टाइम। ओके, फटाफट क्विकली ज्वाइन द सेशन। वी हैव ओनली 30 seconds लेफ्ट, देन वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 7। सो आपको पता है बच्चों, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के 2 एस्पेक्ट थे, एक थे क्वालिटेटिव और एक था क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव देखा था। क्वालिटेटिव क्या था कि एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, इट मीन्स क्या मिलेगा, वो था हमारा क्वालिटेटिव कंसेप्ट। एंड अभी कितना मिलेगा वो हमारा क्या था, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। ओके, वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम। क्विकली गिव मी द अटेंडेंस फास्ट। वेलकम, yes, welcome everyone. Okay student, so now we are starting our session that in today's lecture we are starting our quantitative aspect. Which aspect? Quantitative aspect, student. Okay, we are starting with the quantitative aspect. Okay, so let us start with the quantitative aspect. So in this we have to find out that how much amount of anode, that means any metal, any gas will obtain on anode और कैथोड। अभी ये तो हमें पता चल गया कि एनोड और कैथोड पे क्या मिलता है, बट कितना मिलेगा वो इससे पता चलेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। ठीक है, ओके बच्चों। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको पता ही है, वो मैं फिर से रिकॉल करना चाहता हूँ, बहुत ही ध्यान से देख लेना। अभी बात करते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप सभी को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जितना होता है। माइनस होता है, मैंने इधर खाली मैग्नीट्यूड लिया है, साइन नहीं लिया है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आप सभी को पता है। अभी आपको पता है 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इन 1 मोल आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। ठीक है, ये सब आपको पता है, यस और नो? ओके, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? कह सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, वेलकम वेलकम। ओके, अभी क्या करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻23 एंड -19 तो 4 आएगा इंटू 10⁻4 एंड इसको मल्टीप्लाई करके आंसर हमें मिल रहा है 96486। 10⁻4 को भी मैंने कंसीडर कर दिया, तो 96486 बराबर कूलम जितना आंसर मिला। बट IUPAC ने इसको नियरली इक्वल टू बोल दिया है हमको, 96500 कूलम लेंगे। कितना लेंगे? 96500 कूलम। तो अभी आपको पता चल गया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये किसकी बात की हमने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपके पास आ गया। कितना है? 96500 कूलम। ओके, फिर से बता रहा हूँ बच्चों, आपको बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ही ईजी टॉपिक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन
का चार्ज होता है 96500 कूलम। ठीक है, ओके, इतना पता होना चाहिए। अभी हम बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस पता करने के लिए हमें फैराडेस लॉ पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? फैराडेस लॉ। ओके, तो अभी फैराडेस लॉ में दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ। तो नाउ मेक द हेडिंग फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेस लॉ। क्लियर? फर्स्ट लॉ, फैराडेस फर्स्ट लॉ। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं जो भी बोल रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना कि कोई भी इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट मिलता है तो उसका कितना वेट मिलेगा वो हमें इससे पता चलेगा। तो इन्होंने ये बताया, फैराडे जी ने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोड पर जो वेट मिलता है मेटल का, क्लियर, कोई भी इलेक्ट्रोड पर आपको पता है प्रोडक्ट जमा मिलता है, मैं प्रोडक्ट बोलूँगा, ठीक है। तो अभी चलो धीरे धीरे लिखता हूँ इधर, कोई भी इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। तो वो प्रोडक्ट जो मिलता है उसका जो वेट है, वो प्रोडक्ट का वेट है बच्चों, क्लियर, वो जितना, हमेशा याद रखना, जितना हम चार्ज पास करेंगे सर्किट के अंदर, जितना हम सर्किट के अंदर चार्ज पास करेंगे उतना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, आपको पता है, ठीक है। ये हो गया बैटरी, ये हो गया पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो इसे क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। इसे कहेंगे क्या बच्चों? कैथोड कहेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रोलाइट तो इसके अंदर भर ही दिया है। तो अभी आपको पता है कैथोड पे भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड पे भी कुछ ना कुछ, कुछ इधर जमा होंगे, कुछ इधर जमा होंगे, था ना ऐसा? क्लियर? तो कितना वेट जमा होगा? तो वो वेट कितना होगा कि जितना हम बैटरी से चार्ज को क्या बोलते हैं? क्यू। तो जितना क्यू पास करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट मिलेगा। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ऐसा किसने बताया हमें? फैराडे जी ने बता दिया, ठीक है। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अभी आप सब फिजिक्स में पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो? क्लियर? ओके, एक बार फिर से इसका स्टेटमेंट जो होता है फिर से बता देता हूं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. It means इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है, कितना चार्ज पास किया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। आप सभी ने फिजिक्स में पढ़ा है बच्चों, Q इज इक्वल टू क्या आता है? IT होता है, पढ़ा है ना? IT, I क्या होता है? करंट, एंड T क्या होता है? टाइम। वो आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। अभी आप कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हो तो क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं W इज इक्वल टू ZQ, जहाँ पे Z है हमारा इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट है बच्चों हमारा। क्या है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट। कौन? Z को क्या बोलते हैं? केमिकली इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? W इज इक्वल टू ZIT, जिसमें W क्या है? वेट ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर। Z क्या है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। एंड T क्या है? टाइम। तो ऐसे हम W फाइंड कर सकते हैं, वेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर? फिर से बता रहा हूँ, फिर से जो भी है रिकॉल करा रहा हूँ। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT होता है, ठीक है। क्या होता है? IT होता है। तो W इज इक्वल टू क्या आएगा? ZIT, और उसे लिख सकते हैं ZQ। Z क्या होता है? तो Z आपको मैंने बताया इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है। तो अभी याद रखना Z का वैल्यू क्या होता है, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। कैसे आया उसमें हम नहीं जा रहे, खाली हम याद रख रहे हैं कि Z का वैल्यू क्या होगा। खाली याद रखना कि Z का वैल्यू होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। क्या होता है? इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500।
बहुत ही ध्यान से, ये सारे फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज़फुल होंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। अभी आपको पता है हमने क्या कहा था, इक्विवेलेंट मास पढ़ा था। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या आता है, एन फैक्टर कह सकता हूँ। एसिडिसिटी बेसिटी को मैं एन फैक्टर कह देता हूँ। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो क्या मैं z की जगह पे इधर ऐसे लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट मास की जगह पे मॉलिक्यूलर मास। अरे बच्चों, इधर एटम होगा तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा। समझ में आया ना, उतना तो आप कह सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा z का वैल्यू। अभी आपको पता है w इज इक्वल टू क्या है, जीट। तो w में ही डायरेक्ट ये वैल्यू लगा दूँ तो क्या है, इधर मॉलिक्यूलर मास और इधर क्या लिख देता हूँ, एटॉमिक मास अपॉन क्या आएगा 96500 इंटू एन फैक्टर, एन आई टी तो है ही, तो इंटू आई इंटू टी। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। क्लियर? बहुत ही आसान है ये। क्लियर? ओके, अभी देख लेना क्या करता हूँ मैं। अभी अगर मॉलिक्यूलर मास को इधर नीचे ले जाता हूँ तो क्या होगा, तो W अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होगा, क्या बचेगा, IT अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर कहते हैं। क्लियर? इंटू एन फैक्टर। तो ये W अपन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मोल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, मोल। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा, IT अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। क्लियर बच्चों? तो ये मोल का भी डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। अगर मोल फाइंड करने हो तो इसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा। ठीक है? इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ गया? कोई डाउट आपको इधर? ओके, तो आप देख सकते हो इधर मोल एंड एन फैक्टर एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर, कह सकता हूँ मैं बच्चों। ठीक है? क्लियर? तो अभी moles of cathode is directly proportional to n factor of cathode. Moles of anode is directly proportional to 1 upon n factor of anode. क्लियर? तो अब अगर इन दोनों का रेशियो ले लूँ, n फैक्टर ऑफ कैथोड अपॉन n फैक्टर ऑफ एनोड, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n फैक्टर ऑफ एनोड अपॉन n फैक्टर ऑफ कैथोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट फार्मूला में काम आएगा, ये याद रखना बच्चों। ठीक है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। क्या क्लियर हो गया बच्चों आपको कैसे आया फार्मूला? ये सारे फार्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बेसिक फार्मूला ये था W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की, उससे ऊपर से हमने सारे फार्मूला डिराइव किए। क्या बच्चों समझ में आ गया ये टॉपिक? तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करिए फास्ट बच्चों, फटाफट रिप्लाई करिए। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, क्लियर? ये सारे फार्मूलाज क्लियर है आपके? ओके, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं गैस की, कि अगर हमारे पास गैस होता तो हम, अगर हमारे पास मोल है तो मोल के ऊपर से उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमारे पास फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू क्या, nRT, इसमें V वॉल्यूम है, N मोल है। अगर N मोल पता है तो V भी मिल जाएगा, nRT/PR गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया होगा तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर? ओके, पता है ना। बट STP पे आप सिंपल कह सकते हो कि वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू क्या आएगा, N इंटू 22.4 लीटर, पढ़ा था आपने। क्लियर? ओके, N इंटू क्या आएगा 22.4 लीटर, जहाँ पे N क्या है, मोल। तो STP दिया हो तो तब ऐसे फाइंड कर सकते हो, STP नहीं दिया है तो फिर। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ऐसे भी आप गैस फाइंड कर सकते हो। अभी बात करते हैं सेकेंड लॉ की। तो फैराडे सेकेंड लॉ फर्स्ट क्लियर हो गया बच्चों? प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर दो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। फटाफट रिप्लाई आना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? फिर से बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग से कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, याद रखना। तो भाई
प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कुछ रखना पड़ेगा, तो z होगा। तो z को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। z क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन n 96500। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर। तो ये लगा दिया इधर, है एकदम सिंपल। क्लियर, ओके, अंडरस्टूड। अभी सेकेंड लॉ क्या कहता है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन। देखना अभी क्या क्या हो रहा है, देखना। सॉल्यूशन में से सेम क्वांटिटी, वर्ड्स को पकड़ना इधर, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है, कब, सॉल्यूशन के अंदर, कितनी, सेम, ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम एंड उसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट एंड टाइम के लिए पास करते हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्लियर, ओके। तो द अमाउंट ऑफ different substances deposited at the electrode is directly proportional to their equivalent weight. It means क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ, देख लेना क्या कहना चाहते हैं मेनली। तो मैं ये सेल बना रहा हूँ, याद रखना ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्लियर, इधर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। क्लियर, ओके। अभी इन दोनों को अगर हम सीरीज कनेक्शन में जोड़ रहे हैं, कौन से कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन बच्चों आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे एंड पढ़ के भी आए होंगे। तो सीरीज कनेक्शन में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ एंड इन दोनों को मैं कैसे कनेक्ट कर दूंगा, बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। क्लियर, तो ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। ये पॉजिटिव एंड है तो ये क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा ये एनोड है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। अब इधर ये नेगेटिव एंड के साथ अटैच है तो ये हो जाएगा कैथोड। अगर ये कैथोड हो गया, क्लियर, तो बच्चों आप कह सकते हो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एनोड। ठीक है, क्लियर। तो ये सेल को हमने सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया। अभी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि जब सीरीज कनेक्शन में करंट कैसा होता है, तो सेम होता है। आप टाइम तो सेम ही रख रहे हो, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी इधर बैटरी से चलो 5 मिनट के लिए पास किया तो टाइम तो सेम ही रखा। ठीक है, तो इधर जो जो इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट मिलेगा, जो जो इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट मिलेगा, चलो मान लो इसको ए नाम दे दे, इसको बी नाम ले दे, इसको सी नाम दे दे, इसको डी नाम दे दे इलेक्ट्रोड को। तो डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी इज टू डब्ल्यू सी इज टू डब्ल्यू डी, सबका रेशियो कितना होगा, उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो जितना होगा। क्या बताया उन्होंने, उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो जितना होगा। थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। क्लियर, ओके, सिंपल है। ये क्या बताया उन्होंने कि जब एक से ज़्यादा सेल को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं, तब अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इट मीन्स सेम करंट सेम टाइम के लिए, सेम करंट सेम टाइम के लिए, तो इधर अलग प्रोडक्ट मिलेगा, इधर अलग प्रोडक्ट मिलेगा, इधर अलग प्रोडक्ट मिलेगा, इधर अलग प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि सेल अलग अलग लिया है। बट सबके वेट का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो जितना होगा, ऐसा बताया। ओके, क्लियर। फॉर एनी सीरीज कनेक्शन of 2 or more than 2 cells, the ratio of the respective weight at electrodes is equal to their equivalent mass ratio. It means अगर दो ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो W1 अपॉन W2 कह सकते हैं, वो इक्वल टू क्या होंगे, E1 अपॉन E2, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। फिर से इसको समझाता हूँ, इसको प्रूव करके भी बताता हूँ, आप टेंशन मत लो। क्लियर, प्रूव करके भी बताता हूँ, बट इसके पहले जो फॉर्मूलाज थे उसके ऊपर से ये प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव हो जाएगा, तो आपको पता है कि भाई W है, आप इधर आगे देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको W का फॉर्मूला नोट करने को बोला था ना, ये रहा W का फॉर्मूला। क्लियर, W इज इक्वल टू क्या है, ओके, चलो लिखते हैं इधर। तो W इज इक्वल टू, इधर लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट मास, तो E लिखता हूँ इक्विवेलेंट मास इंटू I इंटू T अपॉन क्या था 96500 है।
तो ये W1 है तो ये E1 है। अभी W2 के लिए क्या लिख सकता हूँ, देख लेना ध्यान से, E2 इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। ठीक है, अगर वेट अलग है तो इक्विवेलेंट मास भी उसका अलग होगा ना। जैसे मान लो इधर Ag लिया है, ले लो, इधर कॉपर लिया है, तो इधर भी किसका इक्विवेलेंट मास लिखना पड़ेगा, Ag का। इधर किसका लिखना पड़ेगा, कॉपर का। तो ये दोनों को मैंने सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट किया है। ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखना। अभी दोनों में सेम करंट पास कर रहा हूँ, मैं दोनों का रेशियो ले रहा हूँ, सेम करंट पास कर रहा हूँ, तो आई सेम होगा। सेम टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी सेम, क्यू सेम, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरा कैंसिल हो गया। 96500 कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो इधर WAG अपॉन WCU इज इक्वल टू क्या बचता है बच्चों, आप कह सकते हो EAG अपॉन ECU। तो प्रूव हो गया। क्लियर, कब, कि भाई जब सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे, क्लियर, सेम टाइम के लिए सीरीज कनेक्शन में, तब उनके जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उनका वेट का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो जितना होगा। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ओके, समझ में आ गया, डन। तो ये अभी कितने फॉर्मूला है जिसके ऊपर से हमें न्यूमेरिकल करने हैं वो बता देता हूँ। पहला था, हमने देखा W इज इक्वल टू ZQ, उसको हमने ऐसे भी लिखा ZIT, ZIT। क्लियर। अभी याद रखना 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फैराडे कहते हैं, एंड वो हमारा आया 96500 कूलम आया। कितना आया, 96500 कूलम, वो हमें पता है। फिर इधर लिख देता हूँ Z इज इक्वल टू क्या होता है, तो Z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। ठीक है, तो उसके ऊपर से W मिल गया हमें, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगाया, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, मैं इधर लिख नहीं रहा, अब एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास लेने का, अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। ठीक है, फिर मोल के लिए क्या लिख लिया, डायरेक्ट लिख लिया हमने IT अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। ओके, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा था कि मोल्स ऑफ कैथोड अपॉन मोल्स ऑफ एनोड इज इक्वल टू क्या था, एन फैक्टर ऑफ एनोड अपॉन एन फैक्टर ऑफ कैथोड। क्लियर। फिर अभी सेकेंड लॉ के हिसाब से हमने क्या पढ़ा कि भाई W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। यस, चलो दूसरी बार समझा देता हूँ सेकेंड लॉ क्या है। तो सेकेंड लॉ क्या है बच्चों, कि जब कोई भी दो सेल को कनेक्शन में, सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं एंड सेम करंट सेम टाइम के लिए पास करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट मिलेगी वो उसका रेशियो उसके इक्विवेलेंट मास के जितना होगा। है एकदम आसान, बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, क्लियर। ओके, तो चलो अपने अभी न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए याद रखना जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने अभी भी बोला, अभी न्यूमेरिकल के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे हुआ। 2 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने फैराडे होंगे बच्चों, 2 फैराडे होंगे। अभी कुछ मेटल की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, उनका एन फैक्टर पता होना चाहिए। एन फैक्टर कैसे फाइंड करते सर, आपने बताया एन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो सब आपको आता ही है। Na प्लस है तो उसके ऊपर +1 है, तो उसकी वैलेंसी उसका एन फैक्टर होगा +1। तो एन फैक्टर इज इक्वल टू, इधर आप लिख सकते हैं वैलेंसी। ओके, वैलेंसी किसके लिए, अगर एटॉम हो तो उसकी वैलेंसी मिलेगी, अभी मॉलिक्यूल हो तो उसकी क्या होगी, एसिडिसिटी, बेसिटी और एन फैक्टर होगा। समझ में आ गया ना। इट मीन सपोज अभी यार आप बच्चे लोग आप बोल रहे हो H2SO4, तो H2SO4 का एन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा यार। ठीक है, क्लियर। Cl2 लिया हो तो Cl2 हो बच्चों, तो याद रखना इसकी 2 आएगी एन फैक्टर। कैसे, Cl माइनस होता है तो 1 होता है, जब भी एन फैक्टर पॉजिटिव ही लेंगे,
भले नेगेटिव साइन है, फिर से बोल रहा हूँ एन फैक्टर पॉजिटिव ही लेंगे भले नेगेटिव साइन है, साइन को इग्नोर करेंगे, मैग्नीट्यूड ध्यान रखेंगे। ये 1 है तो 2 है इधर, तो इसका क्या हो गया, वैलेंसी 2 हो गया। ठीक है, इसका वैलेंसी 2 हो गया। अभी ये जो भी न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं उसके पहले अभी याद रख लो कुछ, हमेशा 100% जो श्योर है उसकी वैलेंसी ए जी हमेशा प्लस ही होता है, सी आर मेजोरिटी केस में +3 होता है, याद ही रखना ये। क्लियर। ई एल आपको पता है तो ई एल क्या होता है, +3 होता है, वो तो हमेशा यही रहेगा। क्लियर, तो कुछ ऐसे ही रहेंगे। फिर अभी जेड एन +2 ही होता है, एफ ई +2 ही होता है, वो सब आपको पता है। अभी जो भी है मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे फॉर्मूलाज मैंने इसमें लिख दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। क्या समझ में आ गया बच्चों मैंने जो भी कहा? अभी मैं न्यूमेरिकल पार्ट में जा रहा हूँ, इसको याद रखना पड़ेगा, ये सारे न्यूमेरिकल हमें पता है तो हम न्यूमेरिकल पार्ट में जा सकते हैं। इज़ इट क्लियर बच्चों? फटाफट कमेंट आने चाहिए, कमेंट कर दो जल्दी, फटाफट कमेंट आने चाहिए। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? फिर मैं एक आपको बहुत ही ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ। इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए। अभी इसमें थोड़ा फिज़िक्स है, बात भाई फिज़िक्स की है। तो फिज़िक्स में पावर को क्या कहते हैं? आप पढ़ के आए हो, अभी ऐसा मत बोलना कि मेरे को नहीं पता। नहीं पता है तो फिर याद रखना पड़ेगा, आपने फिज़िक्स नहीं पढ़ा है ढंग से। तो पावर इन वोल्ट्स, क्लियर, वोल्ट्स, तो क्या आएगा? तो आपको पता है पावर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? आप आराम से कह सकते हो वोल्टेज इन वोल्ट इनटू करंट इन एम्पियर। पढ़े थे ऐसा? करंट इन एम्पियर पढ़े थे? ओके, तो इसे क्या V इंटू आई कह सकता हूँ? P इज इक्वल टू V इंटू आई के Q कह सकता हूँ। ठीक है, VQ, P इज इक्वल टू VQ, ये तो पता ही होगा आपको। क्लियर, ओके। करंट इन एम्पियर, अभी वेट चलो फिर से समझा देता हूँ, अभी इसको भूल जाओ। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट इन एम्पियर। ठीक है, क्लियर, बहुत ही ध्यान रखना। अभी इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चलो फिर से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्ट, कौन से यूनिट में? वोल्टेज, वोल्ट में, इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्लियर बच्चों? ओके, सिंपल है। तो इज इक्वल टू क्या कह सकते हो? पावर को आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है। ओके, डन। इज इट क्लियर? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ V इंटू क्यू? अभी Q इज इक्वल टू क्या है? आई टी, आपको पता है V इंटू आई इंटू टी आएगा। डन, ओके, पता है ना ये? इज इट क्लियर? समझ में आया? अभी पावर इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? P इज इक्वल टू क्या लिखा? V इंटू आई लिखा। इधर P इज इक्वल टू V इंटू आई है। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल, फिर से बता रहा हूँ, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इन एम्पियर, तो V इंटू आई होगा, पढ़ा हुआ है आपने। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल क्या होता है? वोल्ट इंटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है, तो V इंटू क्यू होता है, तो V इंटू आई टी होता है। क्लियर, ओके। अभी P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो क्या मैं ये जो जूल है, तो जूल इज इक्वल टू वी आई की जगह पे क्या पावर लिख सकता हूँ? तो इधर लिख रहा हूँ पावर इंटू टी, लिखा?
ओके क्लियर। दस 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू सेकेंड, याद रखना। तो जूल इज इक्वल टू, अगर पावर का यूनिट वोट में लिया, टाइम सेकेंड में लिया, तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वॉट इंटू सेकेंड। क्लियर। एंड अगर 1 वॉट की बात करने जाए तो 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर सेकेंड। फिर से समझा रहा हूँ बच्चों, समझ लेना बहुत ध्यान से, पावर क्या होता है। क्लियर। पावर में बता दूँ क्या होता है आपको, बहुत ही आराम से आपको पता है कि भाई वोल्टेज इंटू करंट इन एम्पियर, V इंटू आई होता है। ठीक है। क्लियर। क्या होता है, V इंटू आई। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल क्या होता है, वोल्ट इंटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो वी क्यू की जगह पे आई टी लिखा, इधर लिख देता हूँ बिकॉज Q इज इक्वल टू वॉट, आई टी को पता है। अभी P इज इक्वल टू वी आई, तो जूल इज इक्वल टू पावर इंटू टी। तो 1 जूल इज इक्वल टू पावर का यूनिट वॉट, इसका सेकेंड, 1 वॉट इंटू सेकेंड। एंड अगर इसको सब्जेक्ट बनाए तो ये नीचे चला जाएगा, तो 1 जूल अपॉन सेकेंड। क्लियर। ओके, होप सभी को समझ में आ गया होगा ये मैंने क्या लिखा है। ठीक है, इतना क्लियर हो तो मैं जो बता रहा हूँ उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देख लेना बच्चों। अभी जो भी बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ एफिशिएंसी ऑफ सेल। शॉर्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। एफिशिएंसी ऑफ सेल इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू इंटू 100। इट मीन्स किसकी वैल्यू, एफिशिएंसी ऑफ सेल। इट मीन्स हमें सेल से क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो प्रोडक्ट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू, क्लियर, इंटू 100 को हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी ऑफ सेल कहेंगे। बच्चों क्या मैंने जो इतने फॉर्मूला बच्चों समझाए, क्या समझ में आ गया आपको? बहुत ही आसान है, फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये पूरा जो है उसका स्क्रीनशॉट आपने ऑलरेडी ले लिया है। फिर से ये जो खाली एक यूनिट मैंने प्रूव करके बताया कि भाई कैसे 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू सेकेंड होता है। क्योंकि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में पावर दिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बताया मैंने। फिर मैंने बताया एफिशिएंसी ऑफ सेल क्या होता है कि भाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू इंटू 100। क्लियर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें न्यूमेरिकल अपने। ओके चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझ लेना, बहुत ही ध्यान से समझ लेना। पहला न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्या सबको क्लियर है अभी तक के सारे फॉर्मूलाज एक अपनी बुक में लिख के बैठिए। क्लियर है? ओके, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए जो भी सिखाया मैंने, क्लियर है? ओके, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल है, तो वो सब हम इधर देखेंगे। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है बच्चों? ओके, अभी देख लेना क्या क्वेश्चन है, क्या करना है। इफ़ वी आर पासिंग, कैसे करते हैं इसके न्यूमेरिकल वो सिखा रहा हूँ, पहले सीख लेना। इफ़ वी आर पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, if we are passing 1 farad of electricity through CuSO4, AgNO3 and Al2SO4 thrice solution, बराबर, तो कितने मोल्स ऑफ मेटल मिलेगा? इट मीन्स मोल्स ऑफ Cu, Ag एंड Al फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोल्स ऑफ Cu, Ag एंड Al। क्वेश्चन समझ लिया आपने? अगर हम 1 फैराड जितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ये सॉल्यूशन के अंदर, क्लियर, तो कितने मोल Cu, Ag, Al मिलेगा? बहुत ही सिंपल है।
बहुत ही सिंपल है बच्चों, हमारे पास 1 फैराडे दे दिया है कि 1 फैराडे जितनी इलेक्ट्रिसिटी है वो दे दिया है, बहुत ध्यान से। अभी पहला क्या है, CuSO4। तो CuSO4 आपको पता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस अभी इधर मेंशन नहीं किया, बट कॉपर मिल रहा है, Ag मिल रहा है, Al मिल रहा है। तो कॉपर कैसे मिलेगा, तो Cu+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब Cu मिलेगा। अभी ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता भी है। तो क्या मैं सिंपल कह सकता हूँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। तो मैंने बताया था कि जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फैराडे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, बताया था ना आगे। तो अभी इधर 2 फैराडे लिख सकता हूँ। जब 2 फैराडे पास कर रहे हैं तो इधर कितने मोल कॉपर के मिल रहे हैं, 1 मोल कॉपर मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास कितना है, 1। तो 1 फैराडे है तो कितना मिलेगा, तो 0.5 मोल कॉपर मिलेगा जब हम 1 फैराडे पास करेंगे। तो अभी वेट पूछा है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अब इधर वेट इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो इधर एटॉमिक मास आएगा, कॉपर का ही है तो कॉपर की बात करेंगे यार। क्लियर? तो मोल क्या आ गया, 0.5 इंटू कॉपर का क्या होता है 63.5। अभी कुछ एटॉमिक मास याद रख लेना, कॉपर का होता है 63.5, Ag का होता है 108, को बुला लो भाई 108, 108। क्लियर? याद रखने का। Al का 27 होता है, दे देंगे, मेजोरिटी केस में देते हैं, बट याद रखने में क्या जाता है। ठीक है, तो ये वेट भी मिल जाएगा बच्चों। वेट किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अभी वही केस होता है Ag हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, प्लस, मैंने आगे ही बताया था, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। कितने हैं, 1। तो 1 फैराडे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे, याद रखना, जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे। 1 फैराडे पे 1 मोल मिलता है। ठीक है, तो फिर 1 मोल ही मिलेगा, तो 1 मोल मीन्स कितने ग्राम हुआ, 108 ग्राम हुआ, तो 108 ग्राम Ag मिलेगा। बहुत ही आसान है बच्चों। Al कौन से फॉर्म में, +3, तो Al +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। तो 3 फैराडे पे 1 मोल मिलता है, तो 1 फैराडे पे कितना, तो 1/3 मोल मिलेगा। उसका भी हम वेट फाइंड कर सकते हैं। बेसिक लेवल से लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ रहना, बने रहना। इज़ इट क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है? 110% पक्का? ओके। तो अभी आपको एक चलो ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ, इसके ऊपर से ही एक ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.68 एम्पियर 2.68 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड फॉर 1 आवर from the solution of Hg2ClO4 twice, HgClO4 twice and CuSO4 solution. How many moles of each metal will be deposited on cathode? बहुत ही ध्यान से समझ लेना। को क्या बोला है कि आप 2.68 एम्पियर जितना करंट 1 आवर के लिए पास कर रहे हो ये सॉल्यूशन में से, तो कितने मेटल, हाउ मोल्स ऑफ ईच मेटल यू हैव टू फाइंड आउट। तो उसके लिए मोल फाइंड करने के लिए क्या किया था, आगे हमने मोल फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन फाइंड किए, फैराडे फाइंड किए। तो फैराडे है तो मिल जाएगा यार। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। अभी ये नहीं करना है, मैं दोनों तरीके से सिखाता हूँ, दोनों तरीके से। अभी पहला कंपाउंड है, बहुत ध्यान से देख लेना, Hg2ClO4 ट्वाइस। अभी ये कंसेप्ट आता है 9th स्टैंडर्ड का। आप इसका आयनाइजेशन कर रहे हो तो आपको पता है आपको क्या मिल रहा है, आपको 2Hg मिल रहा है। अगर आपको Hg की वैलेंसी नहीं पता है तो मत लिखिए, 2Hg रखिए अभी, प्लस ClO4 भी कितने, 2। तो क्या 2 ClO4, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अभी ClO4 क्लोरेट आयन होता है, मैंने रेडॉक्स में आपको सारे आयन्स दिए थे, वो याद होने चाहिए।
ठीक है, तो ClO4 के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये माइनस और मोल मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। तो इधर +2 होना चाहिए, तो इधर क्या रखेंगे तो +2 आएगा, इधर +1 रखेंगे। इट मीन्स ये कंपाउंड के अंदर Hg की वैलेंसी क्या है, +1। Hg की वैलेंसी क्या है, +1। तो रिएक्शन कौन सा बनेगा, Hg प्लस +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg। यस, मुझे पता था कुछ महानुभाव होंगे जिसको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। Hg2ClO4 ट्वाइस, इसका आयनाइजेशन करोगे तो सिंपल, पहले जितने हैं वो लिख दो। Hg कितने, 2, तो भाई 2Hg लिख लिया मैंने। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया कि नहीं, इज इट क्लियर। हाँ, तो 2Hg प्लस एंड 2ClO4 माइनस लिख दिया। अभी Hg प्लस +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या होता है, Hg। ठीक है, तो 1 फैराडे पास करोगे तो 1 मोल मिलेगा। 1 फैराडे पे 1 मोल, भाई 1 फैराडे पे 1 मोल मिलेगा। तो हमारे पास कितने फैराडे, तो वो तो हमने फाइंड नहीं किया। तो हमारे पास तो क्या है, क्या क्या दिया है, आई दिया है, कितना है 2.68, एंड टाइम दिया है 1 आवर। क्लियर। और टाइम, ये चैप्टर के अंदर टाइम जितना हो सके सेकंड में लेना। तो आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं, एंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो इधर 1 आवर इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कितनी सेकंड आएंगे, 3600 सेकंड आएंगे। कितनी सेकंड आएंगे, 3600। तो क्या मैं इधर Q इज इक्वल टू IT करके 2.68 इंटू 3600, क्यों लिया 3600, पता चल गया ना। ना पता चले तो याद रखना, एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। अभी इतने कूलम मिले, मुझे तो फैराडे चाहिए। तो आपको पता है कि भाई 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम है। तो इतने कूलम इज इक्वल टू कितने फैराडे, मैं डिवाइड बाय 96500 कर दूंगा, जो भी आया आंसर उसका अगर डिवाइड बाय 96500 कर दूंगा तो मुझे फैराडे मिलेंगे। सिंपल बात है, सिंपल मैथ्स है। तो जो भी फैराडे मिल रहे हैं वो मिल रहा है 0.1 फैराडे। क्या मिल रहा है, 0.1। क्लियर, ओके। ये आ रहा है आंसर 9648, एंड 9648 डिवाइड बाय 96500 तो आ रहा है 0.1 फैराडे समथिंग आ रहा है, 0.1 फैराडे। तो 1 फैराडे पे 1 मोल मिल रहे हैं, तो 0.1 फैराडे पे कितने मोल मिलेंगे, तो 0.1 मोल। तो अभी फर्स्ट में से Hg ट्वाइस ClO4 ट्वाइस में से कितने मोल Hg मिलेगा, 0.1 मोल Hg मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ओके, अंडरस्टूड। अभी जो दूसरा कंपाउंड है वो है HgClO4 ट्वाइस, उसका आयनाइजेशन करो, क्या मिलेगा, Hg वैसे का वैसे ही रहेगा, 2ClO4 है, ClO4 के ऊपर माइनस आता है, माइनस तो -2 हो गया, तो इधर क्या आएगा, +2। तो इधर +2 आएगा, तो इधर Hg का वैलेंसी क्या आया, +2 है इसमें। तो Hg +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg करेंगे तो 2 फैराडे पे 1 मोल मिल रहा है, 0.1 फैराडे पे कितना मिलेगा, 0.1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे यार। क्लियर, तो कितना मिलेगा, 0.05 मोल मिलेगा। तो इसमें कितना मिलेगा, 0.05 मोल मिलेगा। और ऐसे ही क्या है, ऐसे ही क्या है हमारे पास, CuSO4 है। तो CuSO4 में तो आपको पता है Cu+2 होता है, एंड SO4 2- होता है। तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इसमें भी वही 2 फैराडे पे 1 मोल मिला। तो अभी हमारे पास कितने, 0.1 फैराडे पे कितना मिलेगा, तो 0.05 मोल कॉपर भी मिलेगा। अभी आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है मोल, जो मैंने बताया था वो हमारा फॉर्मूला, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, ठीक है, मोल वाला। तो ये आपको पता है, तो मोल वाला क्या था, मोल इज इक्वल टू IT/96500 इंटू एन फैक्टर। ठीक है, बात तो वही हुई यार, बट ये डायरेक्ट आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आएगा, I/T/96500 इंटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूला से करना हो तो ये भी करो, शॉर्ट से आ जाएगा। I हमारे पास है, T हमारे पास है, 96500 है,
एंड डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन है बराबर इधर चार्ज जो है वो उसका एन फैक्टर आएगा। ओके, तो आप दे सकते हो 2 है तो इसका एन फैक्टर 2 रखोगे, इधर इसका भी 2 है तो इसका एन फैक्टर 2 रखोगे, इसका कितना है इधर 1 तो इसका एन फैक्टर 1 रखोगे। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आने वाला है बच्चों। क्लियर, आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी है। क्लियर, आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। चलिए, तो अभी एक थोड़ा बहुत लेवल हाई करते हैं। वैसे तो कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल ही है, इसमें कोई है नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बच्चों समझ में आ गया मैंने जो सिखाया आपको? प्लीज़ कमेंट करते रहना प्लीज़। ओके, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2, अभी देख लेना CuCl2 का एक्वियस सॉल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो इसमें बोल दिया है कॉपर हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे मिल रहा है। कौन से इलेक्ट्रोड पे मिल रहा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। एंड क्लोरीन गैस लिबरेट्स ऑन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन गैस क्या हो रहा है? लिबरेट हो रहा है। फिर से बता रहा हूँ, CuCl2 का एक्वियस सॉल्यूशन लिया है, Cu हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे मिल रहा है एंड Cl2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से लिबरेट हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर। एंड टेम्परेचर हमें दे दिया है 300 केल्विन। टेम्परेचर दे दिया है 300 केल्विन एंड प्रेशर दे दिया है 1 बार। प्रेशर दे दिया है 1 बार। सो हाउ मच कॉपर, कॉपर कितना मिलेगा? एंड दूसरा पूछा है Cl2 गैस कितना मिलेगा इफ वी आर पासिंग 2 एम्पियर करंट, if we are passing 2 ampere current for 1 hour। क्लियर, ओके। Cu का भी एटॉमिक मास दिया है 63.5 एंड Cl का भी दिया है 35.5। ठीक है बच्चों, क्लियर, ओके। फिर से बता रहा हूँ, CuCl2 का एक्वियस सॉल्यूशन है, आपने इतना करंट इतने टाइम के लिए पास किया तो भाई कॉपर कैथोड पे मिल रहा है, क्लोरीन एनोड पे मिल रहा है। ठीक है, तो कितना कॉपर मिल रहा है एंड कितना क्लोरीन? तो मुझे तो क्या फाइंड करना, क्लोरीन तो गैस है, तो गैस का थोड़ी मास होता है, गैस का तो क्या होता है? वॉल्यूम। तो मुझे क्लोरीन का क्या फाइंड करना पड़ेगा? वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। यस और नो? अभी इधर देखो STP कंडीशन है, नहीं है। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। STP कंडीशन में क्या था? 273 केल्विन। यस और नो? उतना तो पता चला ना। तो डायरेक्ट मुझे इसका वेट फाइंड करना है, तो डायरेक्ट मैं वेट वाला फॉर्मूला लगा लूँ। ओके, चलो वेट वाला फॉर्मूला क्या था हमारा बच्चों? अभी आगे ही दिखाया मैंने। क्या था वेट वाला? मॉलिक्यूलर मास अपॉन IT इंटू 96500 इंटू एन फैक्टर। क्लियर, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इधर डायरेक्ट लगा देता हूँ। तो इधर क्या है? एटॉमिक मास अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी तो है ही, इंटू एन फैक्टर। अभी Cu है, इधर आपको पता है कौन से फॉर्म में? Cu+2 एंड 2Cl माइनस, तो Cu+2 फॉर्म में। एन फैक्टर उसका पता चल गया, एटॉमिक मास दिया है 63.5 इंटू आई कितना दिया है? 2 एम्पियर। T1 आर तो सेकेंड में ही लेंगे, तो 3600 सेकेंड अपॉन क्या आएगा? 96500। हाँ भाई, सेकेंड में ही लेने का इसको, टाइम को। एन फैक्टर कितना है? 2। ये 2 कैंसिल हो गया यार। ओके, जो भी आंसर आएगा उतना आपका वेट ऑफ कॉपर होगा। तो वो मिल गया 2.38 ग्राम कॉपर मिल गया आपको। अभी आपको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ Cl2 फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? मोल चाहिए। ओके, तो फिर मोल ऑफ Cl2 का फॉर्मूला जो आगे बताया था वो ही लगा देते हैं। क्या? IT अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। अभी Cl के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, तो उसका 1 होता है, बट कितने Cl है? 2, तो उसका एन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ?
ओके, आई हमारे पास है 2, इधर टाइम है हमारे पास 3600 सेकेंड, ये हो गया अपना 96500, एन फैक्टर इसका भी 2 लगेगा, ठीक है। ओके, तो इसके मोल मिल गए, इसके मोल मिलते हैं 0.0375 मोल। अभी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, एन आर टी बाई पी, एन है हमारे पास 0.0375, समझ में आ गया। आर क्या लेंगे अभी इधर, आर की वैल्यू क्या लेंगे, तो प्रेशर किस में ले रहे हैं, बार, तो आर की वैल्यू भी उसके हिसाब से ही लेनी पड़ेगी, बार में लेनी पड़ेगी, तो 0.08314 आएगा। तो इधर क्या लिखेंगे, 0.08314 इंटू टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, प्रेशर 1 बार। अगर इसको सॉल्व किया हमने तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, बट वॉल्यूम कौन से यूनिट में मिलेगा बच्चों, हमेशा याद रखना, वॉल्यूम इधर अगर ये लिया है बार में लिया है, आर की वैल्यू ये ली है, तो वॉल्यूम लीटर में ही मिलेगा, इतना तो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, क्लियर। तो 0.935 लीटर जितना मिल रहा है, 0.935 लीटर है बच्चों, आसान, फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ। बट एक बात इधर नोटिस करना, उन्होंने एफिशिएंसी, फिर से बता रहा हूँ, इधर एफिशिएंसी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। एफिशिएंसी इट मीन्स हर एक लोगों की अलग अलग एफिशिएंसी होती है, काम करने की कैपेबिलिटी। तो ये सेल जब काम करता है तो इधर कुछ नहीं दिया मेंशन, तो हम मान के चल रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी 100% है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट इधर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम मान के चल रहे हैं 100% एफिशिएंसी है। तो अभी 100% एफिशिएंसी है, तब 2.38 ग्राम मिल रहा है, ठीक है, क्लियर, समझ लेना। अगर इधर 60% एफिशिएंसी बोला होता तो क्या करते, फिर से बता रहा हूँ, 60% एफिशिएंसी बोला होता तो क्या करते, तो उसमें ये करते कि भाई जब 100% एफिशिएंसी है तब 2.38 ग्राम जितना कॉपर मिल रहा है, तो 60% एफिशिएंसी है तब कितना मिलेगा। तो इधर ये फॉर्मूला क्या मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, इनटू एफिशिएंसी अपॉन 100, हो गया है यार ये वेट का फॉर्मूला डायरेक्ट। मोल में भी ऐसा कर सकता है इधर, इनटू एफिशिएंसी अपॉन 100, EF लिखना तो कन्फ्यूजन ना हो जाता है, एफिशिएंसी इधर 100 है तो 100 अपॉन 100 1 हो जाता है, इसीलिए इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 60 होता तो 60 रख के आंसर लाते। क्या समझ में आया, सिंपल मैथ से यार, क्लियर। इसमें फिर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ मैंने रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आया इधर, इज़ इट क्लियर, समझ में आया कि भाई इधर कुछ नहीं दिया था तो 100% ले लिया, 100% इधर 100 रखेंगे इधर, तो ये मिल गया, 100% एफिशिएंसी है तो 2.38 ग्राम कॉपर मिलेगा। अगर 60% एफिशिएंसी होती तो कितना, तो ऐसे लगाना पड़ता ना कि भाई 100% हो तो 2.38, 60% हो तो कितना बच्चों, बराबर, एकदम सिंपल। बट इसकी बजाय मैंने डायरेक्ट ले लिया, ऐसा फॉर्मूला आपको नया दे दिया एफिशिएंसी के साथ वाला, तो आपको भी पता चल जाए, है ना, एकदम आसान। इज़ इट क्लियर, ओके, समझ में आ गया। चलिए अभी एक नया क्वेश्चन करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू डिपॉजिट 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग Al2O3। Al2O3 का एक सेल है, उसमें 100 ग्राम एल्यूमिनियम मिल रहा है, हम करंट पास कर रहे हैं 193 एम्पियर। तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 193 एम्पियर जितना करंट कितने टाइम के लिए पास करेंगे तो हमें 100 ग्राम ऑफ Al मिलेगा। क्या मिलेगा, 100 ग्राम ऑफ Al। तो अभी T फाइंड करना है, T इधर वेट दिया है तो वेट का ही फॉर्मूला लगाते हैं ना यार। तो वेट इज इक्वल टू क्या लगाएंगे बच्चों, ओके, हमें पता है एटॉमिक मास अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर इंटू आई इंटू टी इंटू एफिशिएंसी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। एफिशिएंसी नहीं दिया है तो ये भी 100, ये भी 100 कैंसिल हो गया, तो इसको लिखने वाले अपने नहीं है,
ठीक है। तो अभी मुझे टाइम फाइंड करना, तो टाइम को सब्जेक्ट बनाऊँ मैं, तो ये इधर जाएगा, ये इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो W इंटू क्या आएगा 96500 इंटू NF अपॉन क्या आएगा बच्चों, एटॉमिक मास इंटू I, सब चीज़ है आपके पास, 100 ग्राम एल्यूमिनियम 96500। एन फैक्टर क्या आएगा, तो इधर आयनाइजेशन करो, 2Al मिल रहा है, एंड 3O, O के ऊपर -2, Al के ऊपर ऑलवेज +3, आगे ही बता दिया है, बताया था ना, याद होना चाहिए। तो 3 अपॉन एटॉमिक मास कितना है Al का 27, मैंने अभी बताया Al का एटॉमिक मास कितना होगा 27 होगा, ठीक है। एंड इंटू आई कितना है 193 एम्पियर। तो ये जो भी होगा तो वो मिल रहा है 5555.55 सेकेंड्स। आप उसको मिनट में पूछा हो तो मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड बाय 60 करके, एंड डिवाइड बाय 3600 करोगे तो आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको ऑप्शन जो दिया है उसके हिसाब से करना है एकदम आसान। क्या है कुछ नया इसमें, एकदम आसान है ना ये। ओके चलिए तो फिर दूसरा करते हैं। ओके बहुत ही थोड़े कराऊंगा, मेरे साथ बने रहना बच्चों। क्या समझ में आ रहा है, फटाफट लिखिए बुजी, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इज इट क्लियर? ओके चलो, ग्राम्स ऑफ कॉपर एंड वॉल्यूम ऑफ O2 गैस फाइंड करना है। टेम्परेचर दिया है आपको 300 केल्विन, टेम्परेचर क्या दिया है 300 केल्विन, एंड प्रेशर दिया है 1 बार, प्रेशर कितना दिया है 1 बार। अब 10 एम्पियर करंट पास कर रहे हो, एंड टाइम दिया है 193 मिनट्स। ओके इधर लिखा है 10 एम्पियर, ठीक है क्लियर। किस में पास कर रहे हो, CuSO4 सॉल्यूशन में पास कर रहे हो। ओके क्लियर बच्चों। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, इधर तो दे दिया है ग्राम्स ऑफ कॉपर एंड वॉल्यूम ऑफ O2, तो आपको खाली ऐसा बोल दे कि CuSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन लिया है PT इलेक्ट्रोड के साथ, एंड एनोड पे क्या मिलेगा एंड कैथोड पे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने जो अगला वाले लेक्चर में जो सिखाया उसके हिसाब से पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एनोड पे कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, कैथोड पे कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, एंड फिर उसको कैलकुलेट करेंगे यार। समझ में आ गया वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाला पूरा कंसेप्ट, क्लियर। तो हमें वो याद रखना पड़ेगा, एंड उसको आता है तो एक बार दे दिया है इधर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें फाइंड क्या करना है, ग्राम ऑफ Cu। बट इधर दिया हुआ है उन्होंने एफिशिएंसी, इधर दिया है एफिशिएंसी बच्चों 80% है सेल की, कितनी है 80% सेल की एफिशिएंसी दे दी है। हमें वेट ऑफ कॉपर फाइंड करना है, तो वेट ऑफ कॉपर के लिए अपना फॉर्मूला लगाएंगे, एटॉमिक मास अपॉन क्या 96500 इंटू एन फैक्टर इंटू आई इंटू टी इंटू एफिशिएंसी अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला था कि नहीं। एटॉमिक मास कितना है अपना, एटॉमिक मास कॉपर का 63.5 दे देंगे, नहीं दिया है तो याद रखो दे ही देंगे 63.5। आई क्या होगा 10 एम्पियर, टाइम 193 मिनट इंटू 60, तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इधर तो क्या रखेंगे 96500 रखेंगे, एन फैक्टर कॉपर Cu+2, इसमें कौन से फॉर्म में है Cu+2 तो 2। अभी इधर क्या होगा, ओके एफिशिएंसी कितनी है 80% अपॉन 100। ये जो भी आप आंसर लाओगे क्लियर, तो 30.48 ग्राम, तो इतना आपको मिल गया, इसका कॉपर मिल गया। अभी वॉल्यूम है O2 है तो मोल फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो मोल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है IT अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, क्लियर। तो अभी O2 गैस है बच्चों, तो O2 गैस के लिए एन फैक्टर क्या होगा, एक O के ऊपर -2 आता है तो 2 है, तो 2 है इधर, तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका तो एन फैक्टर 4 हो गया, इधर 96500 लिख लूँ मैं यार, इधर 10 एम्पियर 193 इंटू 60 सेकेंड के लिए इंटू एफिशिएंसी
इधर लिख दूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, इंटू एफिशिएंसी अपॉन 100 तो 80/100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सीधे मोल्स मिल जाएंगे। जो भी मोल्स मिल रहा है उसके बाद PV इज इक्वल टू NRT करोगे तो आपको उसका सीधे का सीधा वॉल्यूम मिल जाएगा, किस में, लीटर में। क्लियर। R आप क्या लोगे, प्रेशर बार में दिया है तो R क्या लोगे आप, 0.08314। क्लियर, आराम से मिल जाएगा। है बच्चों आसान, कुछ है इधर टेंशन वाली चीज़ नहीं है ना। ओके, बहुत टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है। बने रहना मेरे साथ। मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करिए भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं। क्लियर, ओके, फटाफट कमेंट करिए। ओके, फिर से अभी एक न्यूमेरिकल लेता हूँ। 0.972 ग्राम Ag is obtained by passing 5 ampere current for 193 seconds in an aqueous solution of AgNO3. Aqueous solution of AgNO3 between graphite electrode. किसका इलेक्ट्रोड लिया है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिया है। ओके, कैलकुलेट एफिशिएंसी। आपको बच्चों क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी फाइंड करना है। तो इधर क्या दिया है, वेट ऑफ Ag दिया है, बहुत ध्यान से देख लेना। तो वेट के लिए क्या है फॉर्मूला यार, एटॉमिक मास इंटू I इंटू T अपॉन 96500 इंटू N फैक्टर इंटू क्या है, एफिशिएंसी अपॉन 100 है। तो वेट दिया है Ag का तो सब Ag का ही लेते हैं, ठीक है। इधर आपको फाइंड नहीं करना है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये दिया है Ag है तो फिर क्यों फाइंड करें। तो इधर क्या रखेंगे, 0.972, एटॉमिक मास Ag का 108 अभी बताया, टाइम 5 एम्पियर, 193 सेकेंड में ही दिया है, अपॉन क्या होगा 96500। एन फैक्टर Ag का हमेशा क्या होता है, +1, तो Ag तो +1 तो 1 ही होगा, इंटू एफिशिएंसी को सब्जेक्ट बनाएंगे अपॉन 100। सब्जेक्ट बना दो यार, एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको आराम से। एफिशिएंसी है 90% है इसकी, मिल जाएगी अगर कैलकुलेट किया आपने तो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। क्लियर। तो ये बहुत जो इजी लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए, ठीक है। ओके, चलिए अभी थोड़े जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, थोड़े मीन्स इसमें कुछ है नहीं ट्रिक जैसा, सारे बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है। बच्चों को बहुत मज़ा आता है ये कैलकुलेशन करने में, एंड सब लोग मास्टर भी हो जाते हो ऐसे कैलकुलेशन में। अभी एक क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ बहुत ही ध्यान से देख लेना, फिर थोड़े डिफ़िकल्ट, इट मीन डिफ़िकल्ट तो नहीं बट थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, आपको ऐसा दिया है कि आप 5 एम्पियर जितना करंट पास कर रहे हो, कितना, 5 एम्पियर जितना करंट पास कर रहे हो 2.7 आवर्स के लिए, कितना, 2.7 आवर्स के लिए 5 एम्पियर जितना करंट पास कर रहे हो AgNO3 सॉल्यूशन में। क्लियर, AgNO3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, AgNO3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पास कर रहे हो। तो आप हाउ मेनी स्पून्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है, हाउ मेनी स्पून्स can be electroplated by passing 5 ampere current for 2.7 hours in AgNO3 electrolytic cell। फिर उन्होंने ऐसा दिया है कि 0.01 ग्राम Ag लेयर is deposited on each spoon। बहुत इजी है बच्चों यार, कितने लोगों को समझ में आ गया। चलो 2 मिनट देता हूँ, क्या करेंगे बोलो। क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ कि हाउ मेनी स्पून्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय पासिंग 5 एम्पियर करंट फॉर 2.7 आवर्स इन AgNO3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड 0.01 ग्राम ऑफ Ag लेयर इज डिपोजिटेड ऑन ईच स्पून। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, वेट फाइंड कर देंगे Ag का। तो Ag का वेट फाइंड करने के लिए हर बार फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, हाँ भाई लिखना ज़रूरी है। ओके, एफिशिएंसी अपॉन क्या आएगा 96500 एन फैक्टर इंटू 100, कुछ मेंशन नहीं किया, एफिशिएंसी 100, कैंसल, इससे वेट मिल जाएगा हमें। सारी चीज़ें रखेंगे, सारी चीज़ें। अभी 2.7 आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
आपको पता है 1 hour इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, तो 2.7 hour इज इक्वल टू 2.7 इंटू 3600 सेकेंड। क्लियर? तो इधर 108 आ जाएगा, इधर आई कितना आएगा 5, ये आएगा 2.7 इंटू 3600 अपॉन क्या आएगा 96500 एन फैक्टर। ए जी है तो उसका क्या आएगा, आगे ही देखा +1। तो ये जो भी होगा आपको वेट मिलेगा। चलो मान लो वेट आया आपका x ग्राम, कैलकुलेशन किया जो भी आ रहा है x ग्राम आया, तो आप कह सकते हो कि भाई 0.01 ग्राम जितना Ag एक स्पून को लेयर करने में जाता है। एक स्पून के ऊपर इतना 0.01 Ag लगता है, एक स्पून के ऊपर 0.01 Ag लगता है। तो x ग्राम है तो x ग्राम से कितनी स्पून हम बना सकते हैं, x इंटू 1 अपॉन 0.01, इतने नंबर ऑफ स्पून्स हम इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? क्या बच्चों आपको समझ में आया मैंने जो भी सिखाया? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा, बहुत ही सिंपल, स्वीट एंड सिंपल है। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं, थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग वाले देखते हैं। ओके, अभी देख लेना 0.3605 ग्राम ऑफ मेटल, मेटल बोला है, मेटल is deposited on electrode by passing 1.2 ampere current for time 15 minutes through its salt। एटॉमिक मास उसका दिया है, एटॉमिक मास दिया है उसका 96, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? आपको क्या फाइंड करना है? वैलेंसी फाइंड करना है। फिर से बता रहा हूँ, 0.3605 ग्राम मेटल डिपॉजिट हो रहा है कब? जब 1.2 एम्पियर करंट 15 मिनट के लिए इसके ये मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में हम पास कर रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक मास दे के रखा है 96, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? कोई टेंशन नहीं, जो एन फैक्टर बोला था ना बच्चों, एन फैक्टर, अभी एन फैक्टर ही उसका वैलेंसी होगा यार। ठीक है, तो टेंशन मत लो। तो W इज इक्वल टू इधर क्या लगाएंगे हम, इधर क्या लगाएंगे, एटॉमिक मास इंटू आई इंटू टी इंटू एफिशिएंसी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, एन फैक्टर को सब्जेक्ट बनाओ, W आपके पास है 0.3605, एटॉमिक मास आपके पास है 96, आई है 1.2, 15 इंटू 60 अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो हो रहा है अपना 3, एन फैक्टर आया 3। मीन्स वैलेंसी क्या होगी मेटल की? तो मेटल कौन से फॉर्म में होगा? +3 फॉर्म में होगा। ठीक है, +3 फॉर्म में कौन होता है? Al होता है। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया Al+3 है तो Al होगा, नहीं दिया है तो M+3। हमें तो वैलेंसी फाइंड करनी थी, वैलेंसी आ गई +3, है ना, एकदम सिंपल है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, अंडरस्टूड, है ना, एकदम आसान। तो ये है इसके न्यूमेरिकल बच्चों, इतना आ गया मीन्स ये आप मास्टर हो गए इसमें, ये आप अपने आप मास्टर हो गए। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर बच्चों? क्या समझ में आ गया आपको? सारे न्यूमेरिकल मैंने जो करवाए है वो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ रिप्लाई करिए, प्लीज़ 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 फटाफट रिप्लाई करिए, क्या समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ओके, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ओके, अभी एक लेवल और बढ़ाते हैं, अभी एक लेवल और बढ़ाते हैं। ओके, चलिए, बहुत टाइम नहीं लूँगा, बहुत ध्यान से समझना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ करंट वॉज पास्ड, में लिखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन मत लेना। द करंट वॉज पास्ड फॉर 6 hours through 2 cells
कनेक्टेड इन सीरीज, दिमाग में कुछ स्ट्राइक हो रहा है, कुछ स्ट्राइक हो रहा है. ओके, करंट वॉज पास फॉर 6 hours through 2 cells connected in series. 8.28 gram of gold was deposited in first cell and some copper in first cell इतना हुआ and some copper in second cell. सेकेंड सेल में कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर जमा हुई, 8.28 ग्राम गोल्ड जमा हुआ फर्स्ट सेल के अंदर. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर गोल्ड का दे दिया है. गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर अभी देख लो, गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर +3 दिया है. तो वैलेंसी बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, एन फैक्टर बोलो, सब दे दिया है. ठीक है, तो आपको कॉपर का कितना ग्राम होगा वो फाइंड करना है. कॉपर का कितना ग्राम होगा अभी आपको पता चल गया. सेकेंड लॉ है, तो सेकेंड लॉ क्या था, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2. तो W1 किसको लेना है, AU को लेते हैं, गोल्ड. ओके, एंड ये CU को लेते हैं. इधर क्या आएगा, EAU/ECU. तो WAU कितना है हमारे पास, दे दिया 8.28 ग्राम दिया है ना बच्चों. इधर 8.28 ग्राम दे दिया है. ओके, अभी WCU फाइंड करना है हमें. EAU इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो वो होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. तो एटॉमिक मास कितना दिया है AU का, इधर बच्चों AU का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है एंड वो है 197. तो 197/3, इसकी वैलेंसी 3, ऑक्सीडेशन नंबर 3 बोला ना. क्लियर, तो वो हमें मिल गया. ओके, अंडरस्टूड और नॉट. इधर मैं लिख देता हूँ 197/3 एंड कॉपर का क्या आएगा, कॉपर का 63.5 है. तो 63.5 इधर इसकी वैलेंसी क्या है, कॉपर हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, +2 डिवाइड बाई 2. तो इधर इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, मुझे मास ऑफ कॉपर मिल जाएगा. कितना मिलेगा, 4.0 ग्राम. अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो बहुत ही आसान है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन भी. क्लियर, तो इसकी जितनी भी हो सके बच्चों उतनी प्रैक्टिस करिए. ठीक है, तो आज के पूरे लेक्चर में समझ में आ गया बच्चों, आज के पूरे लेक्चर में मैंने आपको जो सिखाया वो क्या क्लियर हो गया आपको बच्चों. प्लीज़ कमेंट करिए प्लीज़ मुझे बताइए क्या क्लियर हो गया. ओके, मज़ा आया आपको, कैलकुलेशन में समझ में आया. क्लियर, न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो गए, आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो. ठीक है, फटाफट. एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, आप ये वीडियो को लाइक करिए एंड सबके साथ शेयर करिए इसे. समझ में आ गया आप लोगों को. ओके. थैंक यू बच्चों, मैं आपका रिप्लाई मिला मुझे, थैंक यू सो मच. अभी सुनो, तो अभी इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक वाला पार्ट ख़त्म हो गया. तो फिर उसके बाद थर्ड जो पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट सेशन में थर्ड पोर्शन, एंड उसके बाद जो सेल वाला है जो फोर्थ पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे. क्लियर, ओके. बट प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, प्रैक्टिस नहीं किया तो ये कुछ काम का नहीं है. क्या आपको समझ में आ गया आज का पूरा लेक्चर, खाली न्यूमेरिकल था, बहुत ही आसान एंड बहुत ही इजी. सबको ऐसा लगता है कि सर मज़ा आ गया, ऐसा बहुत ही इजी टॉपिक है, सबको पसंद है ये, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक भी है. क्लियर बच्चों, ओके. तो इतनी जितनी भी हमने न्यूमेरिकल्स किए, जितने भी हमने प्रैक्टिस की, मैंने हर एक टाइप के एक न्यूमेरिकल बता दिया. अभी सारे न्यूमेरिकल बताने बैठूंगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगा, आपको भी मज़ा नहीं आएगा. तो हर एक मेथड के एक बता दिए. अभी कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी दिया होगा आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना है, एंड ब्रेन अप्लाई करके आपको आंसर देना है. ठीक है बच्चों, एकदम आसान. ओके, तो फिर अभी हम मिलेंगे कब, आज मंडे है. क्लियर,
ओके, तो फिर अभी हम मिलेंगे वेनसडे 2 o'clock। एंड हमारा जो लेक्चर है, अभी मुझे नहीं लगता कि हमारा लेक्चर तीन लेक्चर में, आई थिंक 3 to 4 लेक्चर में वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी बहुत टाइम नहीं लेंगे तो ये 3rd चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके, प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके बच्चों, क्लियर, अंडरस्टूड? एंड प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।